हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए चैनल पर, जाकर देख सकते हो वीडियो, जो आपको हाफ ईयरली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं करे हैं वो जल्दी से तैयार कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी पूरा बायोलॉजी का स्टडी मटेरियल आज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक ना करा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को। तो यहाँ पर हम सॉल्व ओटी देखने वाले हैं, जो एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। सारे के सारे ओटी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको बनने वाले हैं। ठीक है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे जनसांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी। इसका आंसर भी मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले एक एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी। बिना निषेचन के बीज बनने या फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अनिषेक फलन इसको कहा जाता है। ठीक है, बिना बीज से ही निषेचन होता है, तो ये वाला अनिषेक फलन कहलाता है। कवक और पादपों के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो ये माइकोराइजा कहलाता है। इसका आंसर भी मैं आपको भी बता देती हूँ। और पहला डीएनए पुनर्योजन किस वैज्ञानिक ने बनाया? ठीक है, स्टेनले कोहेन ऐसा है। तो ये भी आपको भी मिल जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और समझ लीजिए कैसे आंसर आपको लिखना है। ठीक है, डीएनए में क्षारक युग्मकों का ऐसा अनुक्रम जो दोनों दिशाओं में एक समान पढ़ा जाता है, वह क्या कहलाता है? यह उसे क्या कहा जाता है? ये है मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है? कितनी यहाँ पर लगभग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है? तो लगभग 2 होती है। ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं से मिलकर यहाँ पर क्या बनाती है? इंसुलिन का निर्माण करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त पारजीनी भेड़ का नाम? तो डॉली ऐसा कुछ नाम रखा गया था। तो वो भी आंसर देख लेते हैं। तो चलिए, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसके हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए देखते हैं आंसर। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चंस का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, आईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की? अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आंसर देख लेते हैं। तो चलिए, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसके हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए देखते हैं आंसर। देखिए, ये सबसे पहला मानव जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वो जनसांख्यिकी कहलाता है। बिना बीज के जो निषेचन होता है वो अनिषेक फलन कहलाता है, या बिना बीज या फल जो भी आएगा वो। फिर यहाँ पर 3rd नंबर में जो सहजीवी संबंध बनता है वो माइकोराइजा कहलाता है। ठीक है, कवक और पादपों के मध्य। फिर सबसे पहले डीएनए संयोजन किसने किया था? तो स्टेनले कोहान ने किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ATGC हो जाएगा, ध्यान से नोट करना है। और जो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड थे, और जो यहाँ पर नाम था वो भेड़ का था, डॉली। ठीक है, ऐसे ही नाम है आपको रखना है। तो ये कुछ 5 प्रश्न जो हमने एक शब्द एक वाक्य में देखे। इसके अलावा और प्रश्न उत्तर है वो देख लेते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलान करने आ सकती है। जैसे प्रथम संकर पीढ़ी, इसको हम F1 से दर्शाते हैं, तो आंसर में सामने F1 लिख दोगे। फिर ये स्मॉल में भी होती है कई बार। द्वितीय संकर पीढ़ी, इसको हम F2 से दर्शाएंगे। नाम से समझ में आ रहा तो आप सेकंड आंसर में F2 आ जाएगा। समयुग्मजी यानी एक जैसे होंगे युग्मज, 2 जोड़े एक जैसे होंगे, उसको समयुग्मजी कहते हैं। तो कैपिटल टी जो है दोनों समयुग्मजी है, तो आंसर में 3rd नंबर समयुग्मजी के सामने दोनों कैपिटल टी यानी समान आ जाएंगे। विषम युग्मजी उसको कहते हैं जिसमें एक कैपिटल हो लेकिन एक स्मॉल है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक आपको दिख रहा होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई में, तो ये विषम युग्मजी है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, दोनों यदि कैपिटल होते तो ये सम युग्मजी गिना जाता, लेकिन ये विषम युग्मजी। ठीक है, आपको पता होगा अच्छे से। तो यहाँ पर आपका जो विषम युग्मजी उसका मिलान वाई वाई से हो जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है प्रारंभिक कोडान। प्रारंभिक कोटान का क्या आएगा? प्रारंभिक कोटान का AUG आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर AVG या AUG कई बार हो जाता है मिसप्रिंट, तो ये आ जाएगा। तो AVG आना चाहिए वैसे यहाँ पर, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक कुछ का एग्जाम्पल होता है वो कुट का। इसके बाद जैविक कैंची है। जैविक कैंची में, तो जैविक कैंची में मिलान यहाँ पर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लिएट से। ठीक है, और डीएनए खंडों का जुड़ना लाइगेज होता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट का आंसर लाइगेज हो जाएगा। ये हो गई सही जोड़ी जो हमने देखी। ध्यान से आपको मिलान कर लेना। इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ।
ठीक है, तो ये सही जोड़ी हो जाएगी आपकी F1 फिर F2, ये प्रथम संकर पीढ़ी, द्वितीय संकर पीढ़ी, समयुग्मजी TT और YY विषम युग्मजी, AVG प्रारंभिक कूट या प्रारंभिक उड़ान जिसको कहते हैं। यहाँ पर छठवें में रेस्ट्रिक्शन एंडियो न्यूक्लियस हो जाएगा जो जैविक कैंची का एग्जाम्पल है, और लाइगेज में यहाँ पर आपका आ जाएगा जो DNA में जो 2 खंडों का यहाँ पर जुड़ना। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जैसे निम्नलिखित में से द्विलिंगी प्राणी है, तो केचुआ भी है, जोग भी है, स्पंजी, तीनों एग्जाम्पल है द्विलिंगी प्राणी, अर्थात ये सभी क्या है, द्विलिंगी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। फिर एक प्रारूपिक आवृत्त बीजीय भ्रूणकोश होता है। ठीक है, तो पहले का यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 8 केंद्रीय व 7 कोशिकीय एक प्रारूपिक आवृत्त बीज भ्रूणकोश में होते या पाए जाते हैं। अब है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये वृषण में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डीएनए से आरएनए में जो डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण जो इसमें होता है, ये क्या कहलाता है, तो ये अनुलेखन कहलाता है। यदि हम इसके अपोजिट जाए एमआरएनए से डीएनए का संश्लेषण करने, तो ये प्रतिवेदन ऐसा कुछ कहलाता है। हालांकि अनुलेखन जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, इसको लिखना है। मनुष्य में रोग कारक होते हैं, तो प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, इन सभी से रोग फैलते हैं। जीवाणु से अलग रोग होते हैं, विषाणु से अलग रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से अलग रोग होते हैं। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा ये सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ये तीनों से बीमारियां जो है मनुष्य में होती है। फिर है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रतिपादित किया था। ठीक है, जो आपने मॉडल देखा होगा द्विकुंडलित का, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें वॉटसन और किक ने करा था। ठीक है, राइट आंसर वॉटसन और किक। बायोगैस को और क्या कहा जाता है, तो हम सबसे अच्छा गोबर गैस कहते हैं, तो गोबर गैस ही बायोगैस होती है। ठीक है, ये राइट आंसर आपके ऑब्जेक्टिव के हो जाएंगे। इसके बाद कुछ रिक्त स्थान है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जीएमओ का पूरा नाम आपको आएगा, ये भी आंसर देखेंगे। जीआईएफटी का पूरा नाम आएगा, और जिस युग्मनज में इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं उसमें शिशु में कौन से विकसित होते हैं, तो मादा शिशु होती है उसमें, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आकारिकी और अनुवांशिक रूप से एक समान जीव जो है क्लोन होते हैं वैसे। ठीक है, तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त साइनोबैक्टीरिया कौन सा है। एड्स रोग कौन से विषाणु के द्वारा होता है, तो HIV विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, मलेरिया रोग परजीवी के द्वारा, कौन से परजीवी के द्वारा होता है, तो मादा एनीफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। चलिए, इसके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये जीएमओ का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद मादा शिशु होंगे, इस प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें। तीसरे का आंसर क्लोन हो जाएगा। और जीआईएफटी, ठीक है, जीआईएफटी आपको आंसर पूछा है क्वेश्चन में, तो जेमेट एंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवाणु हो जाएगा यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और मादा एनीफिलीज मच्छर मैंने आपको बता दिया विषाणु से HIV जीवाणु वाला। ठीक है, ये आपको ऐसे लिख लेना है। इसमें सारे आंसर आप इस प्रकार से नोट कर सकते हो। तो एक बार फटाफट से इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, और ध्यान से आपको यदि इससे अच्छे से आंसर आपसे बनते हैं तो इन आंसर्स को अच्छे से आपको नोट करना है। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिए गए। तो आज के इस वीडियो में हमने 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी देखे। जल्दी से नोट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको क्लास 12th से संबंधित सारा स्टडी मटेरियल मिल सके। क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर्स भी, सॉल्यूशन की वीडियो भी प्रोवाइड है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी गई है, लिंक से जाकर आप सारे आंसर्स को चेक कर सकते हो और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ इनके उत्तर भी देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पेपर में बन सकते हैं, वैसे ही कुछ प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को करके जाइएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। यहाँ पर आपको क्लास 12th बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे उत्तर सहित यहाँ पर आपको मिलने वाले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुनरुद्भवन से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। इस विधि में जीव के शरीर का कोई भाग टूटने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर विकसित हो जाता है। उदाहरण भी दिए गए स्पंज और हाइड्रा। ठीक है, तो पुनरुद्भवन यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो। चलिए, इसके बाद हम दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इसी में अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। ठीक है, तो सीट्रस जैसे कुछ आवृत्त बीजों के बीजों में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करने की परिघटना बहुभ्रूणता कहलाती है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो, या तो पुनरुद्भवन या बहुभ्रूणता। ठीक है, जो भी आपको जल्दी से याद हो जाए उस प्रश्न को। 2 अंक के लिए प्रश्न आपका ऐसे बन सकता है जिसमें आपको लाइनिंग में परिभाषा पूछी जाती है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हो या शिशु मृत्यु दर क्या होती है? तो शिशु मृत्यु दर का आशय जीवन के प्रथम वर्ष में मृत्यु दर को मापना है और एक निर्धारित वर्ष में 1 वर्ष से कम उम्र की मौतों की संख्या को 1000 जीवित जन्मों की संख्या द्वारा विभाजित करके इसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे गणना की जाती है ये भी देख लिया, किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो यूक्रोमेटिन है और यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, यूक्रोमेटिन की परिभाषा। तो क्रोमोसोम का वह हिस्सा जो जीन सांद्रता में समृद्ध होता है, 2 से 3 अंक के लिए आपको ये प्रश्न बन सकता है, लगभग 2 अंक के लिए। तो क्रोमेटिन के शिथिल रूप से पैक होता है, इसे यूक्रोमेटिन कहा जाता है। वे प्रतिलेखन के दौरान सक्रिय है। यूक्रोमेटिन क्या होता है? डायनामिक जीनोम के अधिकतम हिस्से को नाभिक के अंदरूनी हिस्से में शामिल करता है और कहा जाता है कि यूक्रोमेटिन में पूरे मानव जीनोम का लगभग 90% हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये यूक्रोमेटिन की परिभाषा हो जाएगी, समृद्ध होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हेटेरोक्रोमेटिन। जिसको यूक्रोमेटिन याद नहीं हो पाएगा या उसको समझ नहीं पा रहे हो तो हेटेरोक्रोमेटिन करिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी एक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो फिर दोनों करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आपके पास समय कम है। तो यहाँ पर याद आपके लिए होगा, जो पहले से याद है उसको याद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक आपको आ सकता है, दोनों साथ में नहीं आएंगे, अथवा में ही आएंगे। ठीक है, गुणसूत्रों का क्षेत्र जो डीएनए विशिष्ट उपभेदों के साथ तीव्रता से सना हुआ है और अपेक्षाकृत संघनित है, हेटेरोचेटिन के रूप में जाना जाता है। वे नाभिक में डीएनए के कसकर भरे हुए रूप है। हेटेरोक्रोमेटिन का संगठन इस तरह से अत्यधिक कॉम्पैक्ट है कि ये प्रोटीन के लिए दुर्गम है। जो जीन अभिव्यक्ति में लगे हुए, यहाँ तक कि उपरोक्त कारण से गुणसूत्र पार करना संभव नहीं है। परिणामी होने के साथ साथ उन्हें आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हेटेरोक्रोमेटिन की परिभाषा। ठीक है, तो ये आपको दोनों में से कोई एक याद कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है मेटास्टेसिस क्या होता है? ठीक है, 2 अंक के लिए प्रश्न बन सकता है। तो जब कैंसर कोशिका एक ऊतक से दूसरे ऊतक या अंगों में स्थानांतरित होती है तो वहाँ द्वितीयक ट्यूमर बनाती है। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिका रुधिर के माध्यम से नए स्थानों पर जाकर नए ट्यूमर का निर्माण करती है। ठीक है, उस क्वेश्चन को अच्छे से आप लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे प्रश्नों को तैयार जरूर कीजिए। तो एक बीओडी है जिसमें बीओडी का पूरा नाम आपको आ सकता है। इसके अलावा हम बीओडी का सबसे पहले पूरा नाम देख लेते हैं। तो बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है वह बीओडी कहलाती है। गौर मतलब है कि उच्च स्तर के बीओडी का मतलब पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा को विघटित करने हेतु अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यह क्या है? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की मांग, इसका नाम होता है हिंदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। यह एक निर्दिष्ट तापमान और निर्दिष्ट समय पर दिए गए पानी के नमूने में मौजूद अकार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए एरोबिक जीवों द्वारा आवश्यक भंग ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। ठीक है, ये बीओडी हो जाएगा, इतना आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को तैयार करना है। डीएनए आरएनए तो हमेशा आता है, इसमें आरएनए में आपको लगभग 3 से 4 अंतर आ सकते हैं, तो आप इसमें 3 अंतर याद कर सकते हो। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है? इसमें इसके अणु डीऑक्सीराइबोस प्रकार के होते हैं क्योंकि इसका नाम ही है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो यही है। और इसमें शर्करा अणु राइबोस प्रकार के होते हैं। ठीक है, डीएनए में अधिकतर केंद्रक या गुणसूत्री थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें और भी अंतर है, इनको अंतर को भी आप तैयार कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको पुनर्योगज जो प्रोटीन है उसके कार्य यहाँ पर या उपयोग यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही है, उसके महत्व उपयोग यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होता है। या जीन क्लोनिंग नाम से भी आता है, तो ये भी आपको सेम करना है। ठीक है, तो इस तकनीक या जीन क्लोनिंग के द्वारा हमें वांछित गुणों वाले जीनों को अन्य जंतु के व पौधों में प्रत्यारोपित करके इनकी अच्छी किस्में तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई। इस तकनीक के द्वारा आनुवंशिक रोगों का भ्रूणावस्था में पता लगा जा सकता है। ये किसका आप यहाँ पर उपयोग लिख सकते हो। और इसमें क्या होता है? क्रमीकरण, यानी यहाँ पर जो जीन के क्रमीकरण है उसमें भी सहायता मिलती है। और इसके अलावा जीन क्रिया नियमन के अध्ययन में इसमें सुविधा हुई है। और भी बहुत सारे इसमें कार्य जो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इस तकनीक के द्वारा उत्कृष्ट किस्म के प्रतिजैविक का भी उत्पादन किया जाता है। इसके प्रमुख कार्य और उपयोग हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी सारे प्रश्न, इसमें भी 3 अंतर आपको आ सकते हैं। तो अंडाणुजनन, यह प्रक्रिया अंडाशय में प्रारंभ होती है लेकिन निषेचन के समय पूर्ण होती है। शुक्राणुजनन में यह प्रक्रिया वृषण की शुक्राणुजन नलिका में होती है। इनकी वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी अवधि तक बनी रहती है अंडाणुजनन की, जबकि शुक्राणु में यह वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है।
इसमें एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु तथा 2 या 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती है। और भी अंतर है इसमें, जैसे इसके अंडाणु अचल होते हैं, अंडाणु में कायांतरण नहीं होता, इसमें शुक्र कायांतरण होता है और जो है चल शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, ये अंतर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव देख ले। देखिए किण्वन जो पीएती यहाँ पर फर्मेंटर में बनता है, संयंत्र वगैरह दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े जो फर्मेंटर है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनेगा इसमें, औद्योगिक उत्पादन में किसी घरेलू औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, किन्हीं भी 4 यहाँ पर आ सकता है आपको, 4 घरेलू औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका होती है, ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म किण्वित पेय यहाँ पर हो सकता है, इसके 4 आप देख सकते हो। एक तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक में भी आप इसका लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको पढ़कर आप जा सकते हो और इसको लिख सकते हो। पेनिसिलिन वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन इसमें किया गया है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर का फुल फॉर्म वगैरह इसका संक्षिप्त वर्णन करने आपको आ सकता है। ठीक है, इसके चरण भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, इसको पीसीआर कहा जाता है। तो यह क्रिया क्या होती है, जिसके द्वारा वांछित डीएनए खंड की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जा सकती है। यह आपको ज़्यादा मार्किंग में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसका चित्र भी याद रख लीजिएगा। इस प्रकार से जो 30 साइकिल्स इसमें बन रहे हैं, प्राइमर्स एनेलिंग है, डिनोस्ट्रेशन है, एक्सटेंशन है और रीजन टू बी एम्पलीफाइड है, हीट है यहाँ पर कैसे निकल रही है, तो ये चीज़ें आपको इसमें नोट करना। ठीक है, ये श्रृंखला अभिक्रिया का चित्र अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है सारे के सारे प्रश्न। इसमें क्या होता है, इस विधि द्वारा प्रयोगशाली परिस्थितियों में वांछित जीन की 1 अरब प्रजातियां प्राप्त की जा सकती है। पीसीआर का सिद्धांत क्या होता है, उच्च ताप पर डीएनए का विकृतीकरण हो जाता है, दोनों रज्जु अलग अलग हो जाने पर डीएनए पॉलीमरेज इनकी प्रतिलिपि तैयार कर देता है, अतः मूल द्विरज्जु के अणु प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को उच्च ताप पर बार बार दोहराने से डीएनए की अनेक प्रतियां मिल जाती हैं। इसकी आवश्यकता याद कर सकते हो, 3 से 4 आवश्यकता है इसकी विधि। अब इसके चरण जो हमें लिखना है, इसमें क्वेश्चन में आपको आ सकता है इसके कितने चरण होते हैं, सभी चरणों को समझाइए। पहला होता है डीएनए विकृतीकरण, दूसरा एनिलिंग होता है, तीसरा होता है विस्तार यानी एक्सटेंशन। ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं को भी पढ़ना बिल्कुल ना भूले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम देख रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पीसीआर का महत्व भी पढ़कर जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हो, एक ये प्रश्न बनता है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीक के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, इसके 3 अनुप्रयोग पूछे गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा आप डिटेलिंग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में लिख दोगे, जैसे किसी भी प्रकार के जीवधारी जिनके जीनों को कुछ फेरबदल कर परिवर्तित किया जाता हो अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ठीक है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। थोड़ा सा वर्णन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ अनुप्रयोग 3 अनुप्रयोग पूछे जाएंगे, तो तीनों में से यहाँ पर आपको बहुत सारे दिए गए, 5 दिए गए, कोई भी 3 याद कर लीजिए आपको, या फिर 5 भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इनको 2 को मिलाकर 1 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 प्रयोग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एल्कोहल व ड्रग्स के हानिकारक प्रभाव, या इसको हानिकारक प्रभाव कोई दूसरा वर्ड बोलेंगे, कुप्रभाव या दुष्प्रभाव। 3 वर्ड आ सकते हैं, इसमें से कोई भी दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव, कुप्रभाव, हानिकारक प्रभाव। तो बहुत बुरे होते हैं हमेशा इसके प्रभाव, कोई लाभ इससे नहीं होता है। तो इसमें आपको बहुत सारे जो है पढ़ना, जैसे इसके सबसे पहला प्रभाव शारीरिक रूप से, यानी आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा प्रभाव व्यवहारगत भी मिलता है, व्यवहार में बहुत बुरा बर्ताव कई बार शामिल हो जाता है। फिर दीर्घकालीन प्रभाव जो लंबे समय तक चलता है, जिसके कारण देखिए अल्कोहल या ड्रग्स लेने से बहुत सारे प्रभाव इसमें शामिल है। तो ये 3 प्रभाव से कोई भी बता सकते हैं। यदि ज़्यादा अंक में आता है तो आप इसको बता सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है शॉर्ट में 2 से 3 पॉइंट याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें है प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, एक महत्वपूर्ण है। ये कुछ प्रभाव है जो आप इसमें देख सकते हो, 2 से 3 प्रभाव लिख सकते हो। ज़्यादा अंक में आता है, थोड़े ज़्यादा आप समझा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंडल का प्रभाविता नियम या अपूर्ण प्रभाविता नियम। ठीक है, इनमें से कोई भी, दोनों में से एक आ सकता है, तो हम अपूर्ण प्रभाविता देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से ही समझाना, चित्र सहित बनाना है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता वंशागति का एक प्रकार होता है। किसी विषम युग्मजी अवस्था में एक एलील अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता, इसके फलस्वरूप दोनों जनकों के बीच का एक नया फिनोटाइप बनता है। निम्न 2 पादपों में अपूर्ण प्रभाविता को आसानी से देखा जा सकता है। 4 ओक लॉक प्लांट या मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजस में शुद्ध लाल रंग के पुष्प वाले पौधों का संकरण सफेद रंग के पुष्प वाले पौधों से कराने पर गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं।
ठीक है, ऐसा थोड़ा सा वर्णन हो जाएगा इसमें। चित्र है जैसे लाल पुष्प सफेद पुष्प का वर्णन करके F1 और F2 पीढ़ी के बारे में बताया। चित्र जरूर बनाइएगा क्योंकि ज़्यादा अंक में आता है तो चित्र बनाना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें एग्जाम्पल आपने दे दिया है तो ये पूरा हो जाएगा। पूर्ण प्रभाविता का आपको अच्छे से इसमें लिख देना है। चाहो तो आप इसको अपने यदि पहले से याद किया हुआ है बहुत अच्छे से तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने 12th बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ में इसके उत्तर भी देखे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ईयरली के अकॉर्डिंग मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।